गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत बच्चों आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने पोएम डिस्कस करी थी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले बच्चों हम एक बार पोएम को फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपको याद हो जाए कि हमने पोएम में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर्स में बच्चों हमने पढ़ा था कि हमने जाना था आंट जेनिफर के बारे में। ठीक है, आंट जेनिफर क्या कर रही होती हैं। आंट जेनिफर एक वुलन क्लोथ में एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं, किसकी, जिसमें वो बना रही होती हैं टाइगर्स। ठीक है, उस पर हमें पोएट बताती है कि जो उनके टाइगर्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर। और क्या डिफरेंस होता है आंट जेनिफर और उनके टाइगर्स में, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर के कैरेक्टर के बारे में जब हमें बताया जाता है तो इट हैज बीन टोल्ड कि जो आंट थी वो कैसी थी। शी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है बच्चों वो स्वतंत्र नहीं थी। क्यों स्वतंत्र नहीं थी वो, क्योंकि शी हैज टू टेक एवरी डिसीजन आफ्टर आस्किंग अंकल। ठीक है, उन्हें हर डिसीजन अंकल से पूछ के, जो उनके हस्बैंड थे उनसे पूछ के लेना पड़ता था। ऑन दी अदर हैंड जो टाइगर्स थे बच्चों वो कैसे थे, दे वर फ्री। वो जो चाहते अपनी मर्जी से कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। दूसरा, शी वॉज अफ्रेड, यानी कि वो क्या रहती थी, वो डरी हुई रहती थी। ठीक है, जबकि जो टाइगर्स थे दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, वो किसी से भी डरते नहीं थे। इज इट क्लियर। और एक और पॉइंट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, शी वॉज हेजिटेंट, यानी कि वो कुछ भी करने से क्या करती थी, हिचकिचाती थी, घबराती थी। जबकि जो टाइगर्स थे दे वर फियरलेस। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे आंट में और उनके द्वारा बनाए गए टाइगर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें टाइगर्स के बारे में कुछ बताया जाता है कि जैसे आंट जेनिफर अपनी लाइफ में पूरी लाइफ भर डर डर के जीती रही, जबकि जो उनके बनाए हुए टाइगर्स हैं वो कैसे हैं, दे आर फेयरलेस, वो किसी से भी डरते नहीं है। ठीक है, और दूसरा हमें साथ ही साथ ये भी बताया गया था बच्चों कि जो आंट जेनिफर है हाउ गुड एन आर्टिस्ट शी इज। ठीक है, वो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है। जो उनके द्वारा बनाए गए टाइगर्स हैं वो कैसे लगते हैं, एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। ठीक है, दोस टाइगर्स वर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है बच्चों अगर बिल्कुल रियल जैसे लगने वाले। ठीक है, अगर कोई उन्हें पहली बार देखेगा तो उसे लगेगा कि ये रियल टाइगर्स है, ना कि एम्ब्रॉयडर्ड करे हुए टाइगर्स। और ये बात हमें कैसे पता चल पाती है बच्चों, जहां पे बताया गया है कि टाइगर्स वर जंपिंग, टाइगर्स वर जंपिंग। तो क्या ड्रॉ किए हुए टाइगर्स कभी जंप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन उन टाइगर्स को देख के ऐसा लग रहा था कि दे वर जंपिंग एंड दे वर ऑल्सो क्लाइंबिंग, वो क्लाइंब कर रहे थे ट्रीज में, ट्रीज में क्लाइंब भी कर रहे थे। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें पता चल पाता है कि जो लेवल था आंट जेनिफर की आर्ट का, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, लेकिन फिर भी उनकी इस आर्ट को बच्चों कभी भी कदर नहीं करी किसने, अंकल ने। ठीक है, उनके हस्बैंड ने उनकी इस आर्ट की कभी कदर नहीं करी और उनको कभी एक्सपोजर नहीं मिला कि वो अपने इस आर्ट को डिस्प्ले कर पाए बाहर दुनिया में। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होके रह गई, चार दीवारी में कन्फाइन होके रह गई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा भी था कि बहुत दिस स्टोरी हैज बीन रिलेटेड टू अ लॉट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, बहुत सी औरतों के साथ ऐसा होता है कि इवन आफ्टर दे आर वेरी मच टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी जब उनकी शादी हो जाती है, व्हेन दे गेट मैरिड, इन द मैरिड लाइफ दे टेंड टू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर फैमिलीज। ठीक है, वो अपने फैमिली के
जिम्मेदारियों तले इतना दब जाती हैं कि वो अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाती और जो चीज वो अपने लाइफ में करना चाहती थी उन चीजों को नहीं कर पाती। ठीक है, और इसी चीज को जो हमारी पोएट है वो बखूबी दर्शाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो पोएट है उनके बारे में जब हमने जाना था तो बताया था कि वो कौन थी। शी वॉज अ वुमेन हु हैज मतलब हु हैज फाइट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, जो अपनी पूरी जिंदगी भर वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के लिए लड़ती रही थी। ठीक है, तो वही ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन कर रही हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और जब बात होती है टाइगर्स के क्लाइंब करने की, ठीक है, तो क्लाइंब करते बताया जा रहा है कि जब पेड़ पे बैठे हुए जो टाइगर्स हैं वो नीचे खड़े हुए जब आदमियों को देखते हैं, ठीक है, स्पेशली वहां पे वर्ड यूज किया गया था बच्चों मेन। मेन वर्ड का यूज किया गया था जो दर्शाता है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी को। क्या शो करता है? पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है बच्चों? पितृसत्तात्मक सोसाइटी, समाज। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। ऐसा समाज जहां पे जो पावर है, ठीक है, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इज अंडर मैन। मर्दों के पास सारी शक्ति रहती है कि वो क्या डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे समाज को कहते हैं बच्चों पेट्रियार्कल सोसाइटी या फिर पितृसत्तात्मक समाज। तो इस समाज का विरोध करते हुए शी हैज यूज दिस वर्ड मैन, कि जो आंट जेनिफर तो भले ही बहुत ज्यादा डरती हूँ लेकिन उनके द्वारा बनाई गई जो आर्ट है, कला है, जो उनके टाइगर्स हैं, वो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, दे आर वेरी करेजियस। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बताई गई थी। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें ये बताया जाता है कि जैसे जैसे आंट जेनिफर उनको ड्रॉ कर रही हैं उन टाइगर्स को अपनी निडल से, फिर निडल के बारे में भी हमें बताया गया था कि जो निडल थी वो कैसी निडल थी स्टूडेंट्स? दैट वाज एन आइवरी नीडल। आइवरी नीडल मींस हाथी के दांत से बना हुआ निडल, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट होता है, हल्का होता है। लेकिन इसके बावजूद, हल्के होने के बावजूद भी जो आंट जेनिफर के हाथ हैं वो उसे बनाते वक्त क्या हो रहे हैं? कांप रहे हैं। ठीक है, हाथ उनके कांप रहे हैं। और हाथ कांपने के पीछे क्या कारण है? तो बताया जाता है कि जो उनके हाथों में जो बोझ है, ठीक है, वो उन्हें संभाल नहीं पा रही। और बोझ किनको बताया गया बच्चों? आंट जेनिफर के हस्बैंड अंकल के द्वारा पहनाई गई रिंग्स का। रिंग्स कौन सी? वेडिंग रिंग्स। ठीक है, तो वेडिंग रिंग्स को बोझ बोलने का तात्पर्य यानी कि सिग्निफिकेंस ये है कि जो उनकी मैरिज है उसको वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, दर्शा रहा है कि जो उनकी मैरिज है दैट इज नॉट अ गुड मैरिज। शादी के बाद क्या हुआ है? उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब हुई है। किसकी? आंट जेनिफर की। ठीक, तो ये चीज वो सिग्निफाई करता है क्या? बर्डन ऑन हर हैंड्स। ये लाइन थी पोएम में कि शी इज फीलिंग दोज बर्डन ऑन हर हैंड्स, दैट्स व्हाई हर फिंगर्स आर शेकिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? और साथ ही साथ हमें पोइट ये भी बताती है लास्ट लाइन में, लास्ट स्टैंजा में, कि जो बर्डन है, जो रिंग्स है, ये हमेशा आंट जेनिफर अगर मर भी जाती हैं तो उनकी डेथ बेड पे भी ये रिंग्स उनके साथ रहेंगी हमेशा। ठीक है, और वो इसी तरह से, मतलब जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी है डर डर के, और मिस्टर जो उनके हस्बैंड हैं उनसे उनके अंडर कंट्रोल में रहते हुए वो वैसे ही इस दुनिया से चली भी जाएंगी। बट ऑन द अदर हैंड उनके द्वारा बनाए गए जो टाइगर्स हैं दे विल नेवर बी अंडर समवंस कंट्रोल। वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे और कोई उनको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। दे विल ऑलवेज रिमेन फ्री एंड करेजियस। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये जो पोएम है, ब्यूटीफुल सी पोएम है, यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, आई होप कि आपका एक अच्छे से रिविजन हो गया है। एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। Okay, students, let's start with the first. What does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? ठीक है, जो ये पोम का टाइटल है बच्चों, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये आपको क्या चीज सजेस्ट करता है? ठीक है, और आपको क्या इस टाइटल से कुछ टाइगर्स के बारे में कुछ और चीज समझ आती है? तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे देंगे, द टाइटल आंट जेनिफर्स टाइगर्स सजेस्ट दैट द पोएम इज अबाउट आंट जेनिफर्स टाइगर्स, निटेड टाइगर्स दैट। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जो यहाँ पे अगर जेनिफर्स करके लगा हुआ है दैट इज एपोस्ट्रोफी एस, जो ये बात को बताता है कि आंट जेनिफर्स के टाइगर्स। ठीक है, तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि इसमें हमें आंट जेनिफर्स के द्वारा बनाए गए टाइगर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विद देयर शिवलरिक फेरोशियस ब्राइट एंड केयर फ्री एटीट्यूड। ठीक है, वो किस एटीट्यूड से बना रही है इनको?
फेरोशियस मतलब बिना निडर होके, ब्राइट और केयर फ्री बिना किसी की चिंता करते हुए, इस एटीट्यूड के साथ वो इन टाइगर्स को बना रही है। बिकम एन ऑल्टरनेट वर्ड ऑफ क्रिएशन ऑफ हर क्रिएशन। इसको ऑल्टरनेट वर्ड क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि जो वो एक ऐसी दुनिया की रचना कर रही है, ठीक है। आप कुछ ऐसा समझिए कि आंट जेनिफर जो चीजें अपनी जीवन में नहीं कर पाई, ठीक है, अपनी लाइफ में जिन चीजों को नहीं कर पाई, वो दूसरी दुनिया में उन टाइगर्स के थ्रू उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ आर ऑपोजिट। आंट जेनिफर और जो उनके बनाए हुए टाइगर्स हैं, दे बोथ आर ऑपोजिट। आंट जेनिफर बहुत ज्यादा डरी रहती हैं, लेकिन उनके जो टाइगर्स हैं दे आर वेरी करेजियस। तो यही बोला गया कि उन्होंने इस एटीट्यूड से बनाया है एक अल्टरनेट वर्ल्ड को, एक दूसरी दुनिया को, जहां पे की सारी चीजें उलट है, उनकी लाइफ से एकदम सारी चीजें उल्टी है। द टाइगर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ फ्री एक्सप्रेशन इन हर लाइफ। क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कभी भी फ्री एक्सप्रेशन का मौका नहीं दिया। फ्री एक्सप्रेशन होता है मतलब बच्चों कि इंसान जो फील करता है, जो चाहता है, उस चीज को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। और वो कभी भी अपनी लाइफ में अपने मन की बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, और वो इसीलिए अपने टाइगर्स के थ्रू उन चीजों को एक्सप्रेस होता है मतलब बच्चों प्रदर्शन, प्रदर्शित कर रही हैं, ठीक है। इन हर लाइफ विच इज अदरवाइज बर्डन बाय फियर। जो किस वजह से, जो क्या बन गया है, जो एक बर्डन बन गया है उनके अंदर, एक फियर का। एंड स्ट्रगल्स ऑफ द मैरिड लाइफ, और उन स्ट्रगल्स को दर्शाता है जो उनकी मैरिड लाइफ में उन्होंने फेस किए हैं। स्ट्रगल्स मतलब बच्चों परेशानियां जो उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में महसूस करी हैं। इज इट क्लियर? फिर यहाँ लिखा है कि देयर आर मेनी अदर पोएम्स रिटन अबाउट टाइगर्स। कुछ और पोएम्स भी हैं जो टाइगर्स के बारे में लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ है द टाइगर बाय विलियम ब्लेक, ये भी एक पोएम है। टाइगर बाय एलेक डर्वेंट होप, और टाइगर ड्रिंकिंग एट फॉरेस्ट पूल बाय रूथ पेडल, ठीक है। ये सारी बुक्स, ये सारी पोएम्स भी हैं जो टाइगर्स के ऊपर आपको मिल सकती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को टाइगर्स के ऊपर कोई पोएम चाहिए तो वो इन पोएम्स को रेफर कर सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, students, now let's see the next question. How do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitudes? ठीक है, जो दो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, denizens और chivalric, ये हमारे कैसे मदद करते हैं हमें टाइगर्स के एटीट्यूड को, टाइगर्स के नजरिए को समझने के लिए, ठीक है। तो इनको जान लेते हैं। एनिमल्स न्यूट्रलाइज इन अ रीजन और द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड डेनिजन्स, ठीक है। मैंने कल भी बताया था बच्चों, जो कोई एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है उसको क्या कहा जाता है? डेनिजन्स कहा जाता है। Since the natural habitat of the tigers is forest, the poet has correctly defined it as denizens of a world of green. क्योंकि जो टाइगर्स होते हैं उनका एक नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक जो उनका घर है वो क्या है बच्चों? जंगल होता है उनका प्राकृतिक घर, ठीक है। वैसे तो आपको टाइगर जू में भी देखने को मिलेंगे, बट वो उनका नेचुरल घर नहीं है, ठीक है। उनको तो काइंड ऑफ उसमें रखा जाता है वहां पे, बट देयर नेचुरल होम इज देयर फॉरेस्ट। इसीलिए पोएट ने भी इस बात को कंसिडर करते हुए कहा गया है डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से मतलब है बच्चों फॉरेस्ट, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट के रहने वाले हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले क्रिएचर्स हैं। टाइगर्स आर कैरेक्टरिस्टिकली मास्टर्स ऑफ देयर ओन डोमेन, और ये बताया गया है कि टाइगर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मास्टर होते हैं, ठीक है। अपने खुद के डोमेन के, जो उनका एरिया है वहां के, वो क्या होते हैं बच्चों? मास्टर होते हैं। द पोएट ऑल्सो रेफर्स टू द टाइगर एज बीइंग chivalric। पोएट उनको chivalric भी कहता है। द एक्सेप्शनल हीरोइक करेज व्हेन फेसिंग डेंजर इज टर्म्ड एज chivalry। और chivalry क्या होता है बच्चों? जब कभी भी आप डेंजर महसूस कर रहे हो, डेंजर से फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी भी खतरनाक सिचुएशन का आप सामना कर रहे हो, तब उस वक्त जो आप हीरोइक, एक हीरो जैसी बहादुरी दिखाते हैं, उसको कहा जाता है बच्चों chivalry, ठीक है। टू एक्सप्लेन दिस द पोएट goes on to say that the tigers were not afraid of the men standing under a tree and went or prancing with certainty, ठीक है। इस बात को दर्शाने के लिए पोइट ये बात कहता है कि जब टाइगर्स जो थे दे वर नॉट अफ्रेड, वो नहीं डर रहे थे उन लोगों से, उन आदमियों से जो कि पेड़ के नीचे उनका शिकार करने के लिए खड़े थे, ठीक है। लेकिन टाइगर्स जो है वो फिर भी उन आदमियों से नहीं डरते और इधर से उधर कूदते रहते हैं सर्टेनिटी के साथ, मतलब कि हम, ये लोग हमारा कभी कुछ भी नहीं कर सकते, एक कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर।
सिंस टाइगर्स आर ब्रेव, टाइगर्स ब्रेव हैं, बहादुर हैं, फेरोशियस हैं, गैलेंट है, वही करेजियस है। द पोएट हैज यूज्ड द टर्म शिवलिक, और उनकी इसी बहादुरी की वजह से पोएट ने शिवलरिक टर्म का यूज किया है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कि क्यों डेनिजन्स और शिवलरी वर्ड का यूज प्रयोग किया गया है पोएट के द्वारा। तो इस आंसर को नोट करेंगे फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक ऑन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल? इन द सेकंड स्टेंजा व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो ऑन जेनिफर है वो निटिंग करते वक्त उनकी जो फिंगर्स हैं व्हाई दे आर फ्लटरिंग, क्यों कांप रही है उनकी फिंगर्स। ठीक है, ये हमें इसका रीजन बताना है। Why is she finding needle so hard to pull? उनके लिए उस नीडल को खींच पाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर देखो स्टूडेंट्स, Aunt Jennifer hands are fluttering through her wool because यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। She is an old lady। पहली बात तो वो एक ओल्ड लेडी है। On whom age has taken its toll, जो कि जिन पे की अब जो बढ़ती उम्र है वो अपना असर दिखाने लग चुकी है। द फ्लटरिंग ऑफ Aunt Jennifer fingers also signifies, इस बात को भी सिग्निफाई करता है, her oppressed mental condition। oppressed का मतलब होता है बच्चों प्रताड़ित, कि उनको जीवन भर कितना ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, अत्याचार उन पर हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेंटल कंडीशन मानसिक तौर पर, ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। which makes it difficult for her to even pull an ivory needle, जो कि उनके लिए इस चीज को इतना मुश्किल बना देता है कि वो एक आइवरी नीडल, एक इतनी हल्की सी नीडल को भी खींच नहीं पा रही होती है while एम्ब्रॉयडरिंग, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आंसर फटाफट से नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? ठीक है, ये जो लाइन है massive weight of uncle's wedding band हमें क्या बता रहा है? वेडिंग बैंड यानी कि बच्चों वही वेडिंग रिंग की बात हो रही है। ठीक है, ये वही वेडिंग रिंग है। तो इसका मैसिव वेट, मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैसिव मीन्स बहुत ज्यादा, ह्यूज। तो क्या कोई वेडिंग बैंड या फिर कोई वेडिंग रिंग बहुत ज्यादा भारी होती है? नहीं, इतनी ज्यादा भारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको मैसिव वेट क्यों बताया जा रहा है, उसको एक बोझ क्यों बताया जा रहा है? तो वो बोझ इसलिए है बच्चों, द वेडिंग बैंड दैट द पोएट टॉक्स अबाउट वाज द वेडिंग रिंग वॉर्न बाय आंट। वो किसकी बात कर रहा है? वेडिंग रिंग की बात कर रहा है। ठीक है, द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्ट, ये किस बात को सजेस्ट करता है? दैट शी वॉज ओवर बर्डन, कि उनपे बहुत ज्यादा बर्डन डाला गया था अंकल के द्वारा विद ड्यूटीज, कि उनको बहुत सारी ड्यूटीज दी गई थी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां उन पर थोपी गई थी। पोस्ट हर मैरिज, यानी कि अपनी उनकी शादी के बाद उन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाली गई, जिसपे कि अंकल ने उन जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी नहीं निभाया। सारी जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ आंट जेनिफर को ही निभानी पड़ी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। What or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? थर्ड स्टेंजा में बताया गया था कि Aunt Jennifer is terrified। टेरिफाइड का मतलब होता है बच्चों घबराई हुई है। ठीक है, टेरिफाइड मीन्स घबराई हुई। तो Aunt Jennifer किससे घबराई हुई है? ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आंसर पता होगा। Aunt Jennifer is probably terrified of the oppression of her chauvinistic husband। Aunt Jennifer किससे टेरिफाइड है? ऑपरेशन से। ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चों अत्याचारों से। ठीक है, उन अत्याचारों से घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, जो कि उनकी एक शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट होता है बच्चों क्या? जो औरतों को ऐसा व्यक्ति जो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता है और औरतों को सही से ट्रीट नहीं करता है। ठीक है, उसको कहते हैं शॉविनिस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उनके अत्याचारों से वो घबराई हुई है। शी लिव्स हर लाइफ अंडर कांस्टेंट प्रेशर। वो अपना जो जीवन है वो एक कांस्टेंट, लगातार बने हुए एक दबाव के अंदर जी रही हैं। ऑफ ड्यूटीज, उन पे बहुत सी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई हैं। द इमेज ऑफ द वेडिंग रिंग, जो उनकी वेडिंग रिंग की जो इमेज है, इसीलिए इवन आफ्टर हर डेथ सजेस्ट दैट देयर इज नो एस्केप, जो ये बताता है कि उनके डेथ तक भी वो मैरिज रिंग उनके साथ रहेगी। वो इस बात को एक्सप्रेस करता है कि जब अगर वो आखिरी सांस तक मर भी जाती हैं तो वो इन ऑपरेशंस, इन अत्याचारों से, इन ड्यूटीज से और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भी नहीं उभर पाएंगी। एंड दैट शी हैड टू सकम टू देम, और उन्हीं के साथ उनको पूरा अपना जीवन बिताना पड़ सकता है।
क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meanings of the word ringed in the poem? ठीक है, अब सबसे पहले हमें बताना है कि क्या क्या ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स का मतलब भी सेम वही होता है बच्चों, परेशानियां, क्या क्या परेशानियां आंट जेनिफर अपने जीवन में झेल रही है। ठीक है, और उसने क्यों कहा है और वर्ड रिंग्ड क्यों यूज किया गया है और रिंग्ड वर्ड का क्या मीनिंग है। तो Aunt Jennifer has been living her life in accordance with the rules laid down by her husband. मतलब वो अपने पति के अनुसार, अकॉर्डिंग्स होता है अनुसार, बनाए गए कानूनों से, ठीक है, रूल्स यानी कि कानूनों के द्वारा ही, जो उनके पति ने कानून बनाए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जी रही हैं। हर लाइफ लैक्स एक्सप्रेशन, उनकी लाइफ में क्या लैक्स का मतलब होता है बच्चों कमी, किस चीज की कमी है, एक्सप्रेशन की, यानी कि वो अपने किसी भी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उनके मन की बात हो या फिर कोई फीलिंग हो, कोई भावना हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। एंड इज ओवर बर्डन, एक होता है बर्डन डालना, ठीक है, बर्डन मतलब बोझ डालना, और एक होता है ओवर बर्डन मतलब बहुत ज्यादा बोझ डला हुआ है उनके ऊपर, किसका, उनकी फैमिली के, उनके हस्बैंड के डिमांड्स, उनकी ड्यूटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। ऑल्दो ओल्ड एंड वीक शी स्टिल हैज टू फेस ऑपरेशन, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हैं लेकिन उनको अभी भी ऑपरेशन यानी कि अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं। These are the ordeals that the poet talks about. इन्हीं ordeal के बारे में poet बात भी करता है, इस poem में करती है। The use of word ringed in the poem is significant and appropriate because it correctly represents the vicious circle from which Aunt Jennifer is unable to free herself. रिंग्ड क्यों बोला गया है कि जैसे बोला गया ना कि वो इस चीज में रिंग्ड हो चुके हैं। रिंग कैसी होती है बच्चों, आपने देखा होगा, ऐसे सर्कल होता है रिंग, गोल, ठीक है, तो वो इस सर्कल में अब फंस चुकी हैं, शादी होने के बाद वो इस सर्कल में फंस चुकी हैं जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि शादी होने के बाद बच्चों क्या हो जाती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, सोसाइटी के प्रति हमारा एक वो बनता है, दायित्व बनता है, अपने बच्चों के प्रति एक दायित्व बनता है और हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और हम एक ऐसे इंसान के साथ फंस जाते हैं जिसको कि जो कि ना तो हमारी रिस्पेक्ट करता है, ना हमारे साथ हमें अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने देता है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि उस एक रिंग में, एक साइकिल में फंस चुके हैं, विशियस साइकिल। विशियस साइकिल किसको कहते हैं बच्चों, विशियस सर्कल, एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा जाल जहां से आप चाह कर भी बाहर नहीं आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही सर्कल में, ऐसे एक साइकिल में आंट जेनिफर अब फंस चुकी हैं जिससे कि वो पूरी जीवन भर बाहर नहीं निकल पाई, यहाँ तक कि अब वो बूढ़ी भी हो गई लेकिन वो अभी भी उसी सर्कल में घूम रही है और शायद अपनी आखिरी सांस तक उसी सर्कल में फंसी रहेंगी। क्योंकि, और वो इसलिए फंस चुकी क्योंकि उनके ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, डर है, ऑपरेशन है, अत्याचार है, और एंटायर लाइफ एंड प्रोबेबली आफ्टर इट टू, और कहा जा रहा है कि उसके बाद भी, मौत के बाद भी वो इन चीजों से सफर करती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? व्हाट माइट बी द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? कि आंट जेनिफर का जैसा कैरेक्टर था, वो डरी हुई थी, कुछ एक्सप्रेस नहीं करती थी, पूरी जिंदगी भर उन्होंने अत्याचार झेले, तो उन्होंने अपना जो ड्राइंग बनाई उसमें अपने जैसा ही कुछ बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिल्कुल एक विपरीत की चीज वहां पे बनाई। ठीक है, विपरीत मतलब डिफरेंट, जो उनके कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, ऐसे कैरेक्टर्स को उन्होंने बनाया। किनको बनाया, टाइगर्स को बनाया। और इसके थ्रू जो पोएट है क्या हमें मैसेज देना चाह रहा है, क्या सिग्नल हमें देना चाह रहा है? In creating animals that are different from her own character, Aunt Jennifer found a means of living an alternate life that is denied to her. ऐसे क्रिएचर्स को बनाकर आंट जेनिफर एक वो जिंदगी जीना चाह रही है जो वो हमेशा से जीना चाहती थी, लेकिन कभी उनको वो जीवन जीने का मौका नहीं मिला। ठीक है, इसलिए वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बनाती हैं जो क्या होते हैं, दैट आर प्राउड ऑफ देमसेल्फ, जिनको अपने पे गर्व होता है, वो फ्री रहते हैं, ठीक है, वो किसी के बंधन में नहीं है, फियरलेस है, किसी से डरते नहीं है, एंड श्योर ऑफ इटसेल्फ, और अपने पे उनको पूरा भरोसा है। द टाइगर्स डिनोट हर yearning फॉर पावर, फ्रीडम एंड fearless लिविंग। वो उनकी अंदर की चाहत को दर्शाते हैं कि वो भी चाहती थी कि उन्हें भी जीवन में थोड़ी बहुत पावर मिले, उन्हें भी फ्रीडम मिले, और वो भी बिना डरे निडर होकर अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। ठीक है बच्चों, तो यही सारी चीजें जो पोएट है वो एक्सप्लेन करती हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स, बनाए गए डिफरेंट कैरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।